आइंदा माली साल के बजट पर पार्लियामेंट में बहस जारी है और जहां वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी बाज़ बजट तजावीज़ पर तनकीद कर रहे हैं, वहीं पार्लियामेंट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलासों में वज़ीर ख़जाना और उनकी माशी टीम को अरकान पार्लियामेंट की जानिब से सख्त सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार का सामना भी करना पड़ा है। कल सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में हुकूमत के अपने अराकीन समेत मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स ने बजट में FBR के टैक्स कमिश्नर को मुख्तलिफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान की गिरफ्तारी के इख्तियार देने और किसी भी कारोबारी कंपनी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत नोटिस भेजने के इख्तियार देने की तजावीज़ की सख्ती से मुखालफत की है। अहम बात यह कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अरकान के इन तहफ़्फ़ुज़ात पर यह यकीन दहानी कराई है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बिजनेस कम्युनिटी को नोटिस भेजना एक संजीदा मामला है, इसलिए इस पर नज़रसानी की जाएगी। जबकि FBR चेयरमैन राशिद लंगरियाल ने FBR अफसरान को गिरफ्तारी के इख्तियार देने का दिफा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ टैक्स अफसरान के पास गिरफ्तारी के इख्तियार ना हो। राशिद लंगरियाल ने कहा कि FBR के पास पहले ही गिरफ्तारी के इख्तियार मौजूद हैं, नई तजावीज़ में इन इख्तियारात को सिर्फ रिफाइन किया गया है। इजलास के दौरान हुकूमती सेनेटर अनुशुर रहमान, पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एश नाइक, ऑपोजिशन सेनेटर शिबली फराज और सेनेटर फैसल वावडा समेत तकरीबन सब अरकान ने FBR को गिरफ्तारी के इख्तियार देने की मुखालफत करते हुए इसे कारोबारी तबके और सरमायाकारी के लिए नुकसानदेह करार दिया है। और अहम बात यह कि पार्लियामेंटेरियंस के अलावा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी FBR की मुजवज़ा इख्तियारात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसान मलिक ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़त लिखकर अपनी तशवीश का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि इन इख्तियारात पर नज़रसानी की जाए। ख़त के मुताबिक कारोबार मुखालिफ इस हुकूमती फ़ैसले से सरमायाकारी के लिए पहले ही नासाज माहौल मज़ीद नामुनासिब हो गया है। FBR के तजवीज़ करदा इख्तियारात में मेजर टैक्स पेयर्स और इनफॉर्मल सेक्टर में कोई फ़र्क नहीं है। अगर इन इख्तियारात का इस्तेमाल करने दिया गया तो ये टैक्स अदा करने वाले कारोबारी शोबे को हरासा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने का खदशा है। हमें मायूसी हुई है कि ये इख्तियारात सरमायाकारी की हौसला शिकनी का बाइस बनेंगे। अहम बात यह कि FBR के लिए जिन इख्तियारात की तजावीज़ दी जा रही हैं, हम इस मुल्क में उन्हें नैब कवानीन की शक्ल में पहले ही देख चुके हैं। FBR का मकसद टैक्स नेट में इजाफे से रेवेन्यू हदफ हासिल करना है, जिसमें FBR को नाकामी का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद अब रेवेन्यू टारगेट के हसूल के लिए FBR को ये इख्तियार दिए जा रहे हैं कि वो टैक्स फ्रॉड की सज़ा के बगैर गिरफ्तारियां अमल में ला सके। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो किसी भी कारोबारी को सिर्फ शुबे की बुनियाद पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत नोटिस दे सकते हैं। FBR को ये पावर्स और इख्तियार देने से शायद FBR गिरफ्तारियां अमल में लाकर कारोबारी तबके पर दबाव डालकर कुछ रिकवरी तो कर ले, लेकिन इससे बिजनेस सेंटिमेंट में मजीद मनफी रुझान पैदा होगा, जिससे कारोबारी तबका बदल होगा। इसलिए पाकिस्तानी मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान का खदशा है, यानी कि जितना पैसा शायद आप इस रिकवरी में इकट्ठा कर लें, उससे ज़्यादा नुकसान FBR को बुरी इकोनॉमिक कंडीशंस और बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है। तो हुकूमत ये क्यों करने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बिलाल कियानी ने। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, ज़रा बताइएगा, इन्फोर्समेंट के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर हो, FBR चेयरमैन हो, वो बात करते रहते हैं, लेकिन ये जो नए कवानीन प्रपोज किए जा रहे हैं, इसकी तो मुखालफत पार्लियामेंटेरियंस भी कर रहे हैं, आपकी अपनी जमात से आवाज़ उठ रही है और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल समेत जो दीगर बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं वो भी खदशात का इजहार कर रही है कि इस कानून को मिसयूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि सस्पिशन की बुनियाद पर बगैर वारंट भी गिरफ्तारी की जा सकती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जी, मौजूदा माली साल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल के बजट के जो प्राइमरी अहदाफ थे, प्राइमरी बैलेंस के, फिजिकल बैलेंस के, वो हमने अचीव किए। और FBR का भी टैक्स टू GDP रेशो जो था वो 8.8% से हमने टैक्स टू GDP रेशो 10.4% लेकर गए। और इस साल की कारकर्दगी इन्फोर्समेंट की ही मद्देनज़र रखते हुए IMF के साथ भी जब इस साल की डिस्कशन हुई तो 389 बिलियन की हद तक मौजूदा माली साल में कलेक्शन इन्फोर्समेंट की मद में वो माने, जिसका मतलब ये है कि ये वो इन्फोर्समेंट की मद में टैक्स की कलेक्शन मानी गई है जो कि अदरवाइज़ जिसके लिए न्यू रेवेन्यू मेजर्स, एडिशनल टैक्सेस की ज़रूरत होती, मगर अब वो नहीं करनी पड़ी। अब जिस सवाल का जो आपने सवाल किया शहजाद साहब, आज पावर टू अरेस्ट के ऊपर सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई और बहस हुई, और ये सवाल अहम है और इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है जी।
एक तो जी हमने आज भी स्टैंडिंग कमेटी को इन्फॉर्म किया और उन्होंने फिर ये बात तस्लीम की कि पावर टू अरेस्ट एफबीआर के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और हमने उस पावर के अंदर बल्कि इस साल जो अभी फाइनेंस बिल है उसके अंदर टैक्स पेयर के लिए सेफ गार्ड बनाए जा रहे हैं और मैं मुख्तसरन आपको वो बयान कर देता हूँ। मौजूदा ताकत ये कहती है कि असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ख़ुद अगर इस नतीजे पर पहुँच जाए कि सेल्स टैक्स फ्रॉड हुआ है या वो ख़ुद एक इस नतीजे पर रीज़नेबल ग्राउंड्स की बुनियाद पे वो पहुंच जाते हैं तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। नया कानून ये कहता है कि असिस्टेंट कमिश्नर पहले तो इंक्वायरी करेंगे, वो भी कमिश्नर की इजाज़त से, उसमें जिस शख्स के खिलाफ इल्ज़ाम है उसको शरीक करेंगे इंक्वायरी में और अगर उस इंक्वायरी की बुनियाद पर वो समझते हैं इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन भी करने से पहले कमिश्नर से इजाज़त लेंगे और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर वो समझते हैं कि अरेस्ट की ज़रूरत है तो फिर से कमिश्नर से इजाज़त लेकर वो अरेस्ट करेंगे। ताकत ऑलरेडी अरेस्ट की एग्जिस्ट करती थी मगर असिस्टेंट कमिश्नर के पास वो अनफेटर्ड ताकत मौजूद थी। अब उससे पहले इंक्वायरी भी लाजिम कर दी, सुनवाई भी जिसके खिलाफ एलिगेशन है उसको उसका राइट फराहम कर दिया और उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर वो भी कमिश्नर की इजाज़त के साथ अरेस्ट अगर करना हो तो कमिश्नर की इजाज़त से होगा। तो ये एडिशनल सेफ गार्ड डाला गया है और इसमें बल्कि टैक्स पेयर को प्रोटेक्शन दी गई है मौजूदा कानून के कंपैरिजन में। अगर आप कह रहे हैं कि इसको आपने रिफाइन करके मजीद जो है असिस्टेंट कमिश्नर पे ये जिम्मेदारी डाल दी है कि वो कमिश्नर के बगैर इंक्वायरी नहीं इनिशिएट कर सकता, इन्वेस्टिगेशन उनकी मर्जी से शुरू करेगा और फिर अरेस्ट के पावर्स का इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर क्या वजह है कि आपकी अपनी जमात से इन कवानीन के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, सेनेटर्स जो है वो एतराज़ कर रहे हैं? नहीं देखिए, आज शहजाद साहब शायद आपके रिपोर्टर्स ने आई डोंट नो आप तक बात पहुंची कि नहीं, वो वहाँ पे मौजूद थे तो कमेटी ने ये बात तस्लीम की कि ये रिकमेंडेशन जो हमने दी है ये मौजूदा कानून पे इम्प्रूवमेंट है। आज कमेटी ने भी ये बात तस्लीम की, उसके अंदर ट्रेजरी मेंबर्स भी थे, अपोजिशन मेंबर्स भी थे, उसके ऊपर हमारी उनसे ये बातचीत ज़रूर होती थी कि वो उनकी एक राय थी कि शायद इसमें मज़ीद कोई सेफ गार्ड डल सकता है, मगर उन्होंने ये बात तस्लीम की कि जो अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं इसमें सेफ गार्ड टैक्स जिसके खिलाफ जिस शख्स के खिलाफ एलिगेशन है उसको दिया जा रहा है, मौजूदा कानून में इंप्रूवमेंट है। अब उसके ऊपर बहस हो रही है कि कितनी उसके अंदर और कोई ऊंच नीच हो सकती है कि नहीं। तो इट वाज प्योरली अ केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ अरेस्ट, जिसको अभी आज हमने स्टैंडिंग कमेटी में ये क्लैरिफाई किया है। अब उसके अंदर जो भी फाइनल नतीजा है उसके ऊपर डिस्कशन जारी है, मगर देखिए बात यह है कि हमने टैक्स पेयर को सेफ गार्ड किया है, इंक्वायरी उससे पहले लाजिम की है और यही डिस्कशन जी स्टैंडिंग कमेटीज में होती हैं, वहाँ पे मेंबर्स अपना रोल अदा कर रहे हैं और वहाँ पे तो डिस्कशन हो रही है, लेकिन जो कानून अभी सामने आया है श्योर कि हम क्लैरिटी लाएं। मैं ज़रा उस पर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का भी आपके सामने नुक्ता नज़र रखता हूँ। एक तो वो ये कह रहे हैं कि इस तफरीक को ही ख़त्म कर दिया गया है आपने कि जो मेजर टैक्स पेयर है वो कौन है और जो इनफॉर्मल सेक्टर में वो कौन है। फिर उन्होंने कहा है कि सेक्शन 11E जो है वो इनेबल करता है कि टैक्स असेसमेंट एंड रिकवरी बेस्ड ऑन सस्पिशन विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वो पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 14AE के हवाले से कहा है कि वो इट अलाउज देम आर्बिट्रेरी सीजर ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस एंड प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट सेफगार्ड्स। फिर 37AA के हवाले से लिखा हुआ है इट अथोराइजेज अरेस्ट विदाउट अ वारंट बेस्ड ऑन मेयर सस्पेशन ऑफ टैक्स फ्रॉड, और उसमें आगे कहा हुआ है कि ये अब्यूज के लिए और हैरेसमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। फिर सेक्शन 37(8) के हवाले से कहा गया है कि इट परमिट्स अ 14-day डिटेंशन ऑफ बिजनेस पर्सनस एक्सटेंडेबल थ्रू मजिस्ट्रेट। तो यानी कि ये जो रीडिंग है बिजनेस कम्युनिटी की, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का खत जो है उसमें भी ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। नहीं देखिए, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ हम यकीनन बैठ के जी उनको, जिस तरह हम स्टैंडिंग कमेटी का यही किरदार होता है, उन्हीं के साथ क्लॉज बाय क्लॉज इसी पे बात हो रही है। अब आपको मिसाल देते हैं तो आपने मेरे ख्याल से सेक्शन 14AE की गालिबन बात की जहाँ पे सीजर ऑफ बिजनेस की बात हुई है, मगर आज कमेटी के साथ हम इस कंक्लूजन पर आए जिसमें अगेन अपोजिशन मेंबर्स भी मौजूद थे कि उससे पहले 2 स्टेप्स मौजूद हैं। सबसे पहले अगर कोई किसी को नोटिस जाए और वो ना कंप्लाई करे और वो रजिस्टर ना करे तो पहला मरला ये है कि उनके बैंक ऑपरेशन फ्रीज के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने का इख्तियार है। अगर उसके बावजूद भी वो ना अगर कंप्लाई करें या वो ना रजिस्ट्रेशन में आए या ना वो रिस्पॉन्सिव हों तो उसके बाद फिर प्रॉपर्टी सीजर का अगला मरला है और वो उसकी इजाज़त है। अगर तब भी वो बिल्कुल नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं और वो रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं आ रहे तो उसके बाद एक कमेटी बाकायदा जिसमें चीफ कमिश्नर भी हैं, PR के और अफसरान हैं, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, वो फिर ये फैसला कर सकते हैं कि आगे सीजर ऑफ बिजनेस की तरफ जाए। तो ये अगेन ये बिलाल कहने से
मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, पहले ही जो सेफगार्ड्स और स्टेप्स मौजूद हैं। लेकिन फिर ये आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी इन्फोर्समेंट के जरिए रवा माली साल में आपने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, तो ये जो आप कानून में तब्दीली कर रहे हैं, आप इन्फोर्समेंट को सख्त करना चाह रहे हैं ना, तो इसमें सेफगार्ड कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो खर्चा ये किया जा रहा है कि गिरफ्तारी होगी, और एक सवाल बड़ा बेसिक इस मुल्क में उठता रहा है जो कि सबसे ज्यादा आपकी जमात की तरफ से उठा है। नवाज शरीफ खुद कहते थे कि नैब कवानीन का इतलाक जो है ना वो बिजनेस कम्युनिटी पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी हौसला शिकनी होती है। हमारे सामने जो मिसाल है कुछ ऐसे लोगों की जो कि प्राइवेट सेक्टर से आए पब्लिक सेक्टर में और उनको फिर नैब ने गिरफ्तार कर लिया। तो आप जो भी सख्तियां करने जा रहे हैं तो उससे तो हौसला शिकनी होगी, क्योंकि अगर ये बिजनेस कम्युनिटी यहाँ से आप शिफ्ट करती है या कारोबार बंद करती है तो जितना टैक्स आप इन्फोर्समेंट के जरिए इकट्ठा करेंगे उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा एफबीआर को। तो शहजाद साहब, असल में मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो दो मिसालें मैंने आपको दी हैं, यहाँ पर एक्चुअली प्रोसीजर को डिफाइन करके एफबीआर के किसी अफसर का डिस्क्रेशन रिड्यूस किया जा रहा है। और मैंने आपको पहले भी मिसाल दी, अब पावर टू अरेस्ट ऑलरेडी एफबीआर के एक अफसर के पास एग्जिस्टिंग कानून में असिस्टेंट कमिश्नर के पास मौजूद है, वो खुद ही एक कंक्लूजन ड्रॉ करके अरेस्ट कर सकते हैं। अब जो नई हम तरमीम लाए हैं उसके अंदर वो अब ऐसा नहीं कर सकेंगे, उनकी इस पावर को, उस डिस्क्रेशन को रिड्यूस किया जा रहा है। पहले उनको सिर्फ इंक्वायरी का इख्तियार दिया गया, जिसमें उन्होंने पहले उन पे लाजिम है कि जिस शख्स के खिलाफ इल्ज़ाम है टैक्स फ्रॉड का, तो उसको पहले वो हेयरिंग दें, उसके नतीजे में वो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करें। वो भी कमिश्नर की इजाज़त से खुद अकेले वो नहीं कर सकते, और उसके दौरान भी अगर वो गिरफ्तारी समझते हैं तो कमिश्नर की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकेंगे। तो ये तो इस तरीके से सेफ गार्ड्स हैं। अगेन ये एक अच्छी मिसाल है जिसमें मेरे ख्याल से आप इन्फोर्समेंट बेहतर कैसे कर रहे हैं, उसको मिसरिप्रेजेंट किया गया, मिसअंडरस्टैंड किया गया। और आज नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ क्योंकि बात बार बार की जा रही थी फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से भी, एफबीआई चेयरमैन की तरफ से भी, कि मीडिया हमें सपोर्ट करे, हम इन्फोर्समेंट के नए कवानीन लाना चाह रहे हैं, उसको मजीद सख्त करना चाह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सेफ गार्ड आपने टैक्स पेयर्स को प्रोवाइड किए, तो कानून सख्त कहाँ पे किया जा रहा है फिर? ये चलें, ये तो फिर शहजाद साहब अब हम दूसरी तरफ चले गए ना। हमने दोनों काम करने हैं, इन्फोर्समेंट भी करनी है, इन्फोर्समेंट का एक मैकेनिज्म भी रखना है, और टैक्स पेयर को भी सेफ गार्ड करना है। और देखिए, इस साल की जो 389 बिलियन की जो रकम है, जो बजट में IMF के साथ भी हमने एग्री की है, ये मौजूदा साल में इन्फोर्समेंट की बुनियाद के ऊपर की गई है। तो आगे तो जी दीगर मेजर्स हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पावर टू अरेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। मगर इन्फोर्समेंट ओवरऑल एफबीआर की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, उसमें कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस भी हैं, मगर इट्स एन अमेलगम या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेजर्स जिसके नतीजे में किया जा रहा है। मगर हरगिज़ भी किसी भी जगह पर टैक्स पेयर्स की जो राइट्स हैं या किसी के खिलाफ एलिगेशन है, उसकी जो लिबर्टीज़ हैं, उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और इसीलिए इस तरह की इंप्रूवमेंट्स प्रपोज की गई हैं ताकि हम तवाज़ुन रखें लिबर्टीज़ के दरमियान और जो हमने टैक्स इन्फोर्समेंट करनी है उसके दरमियान, ताकि एक फेयरनेस का एक अमल भी रहे और अनफेयर डिस्क्रेशन भी एक किसी एफबीआर के। आई होप आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त हो और ये लॉ इतना सॉलिड हो, कंफर्ट भी हो जी। आई होप जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त हो, ये लॉ इतना सॉलिड हो कि इसका मिसयूज ना हो सके। क्योंकि देखिए, नैब कवानीन की मैं दोबारा मिसाल देते हुए आपको ये बताऊंगा कि हम यही कहते थे, अगर कोई करप्शन साबित होती है, कन्विक्शन हो तो गिरफ्तार करे। कभी इंक्वायरी स्टेज पे होता था, कभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे होता था, लामहदूद इख्तियारात थे नैब के पास। तो कहीं ऐसे ही आप इख्तियारात एफबीआर को ना दे रहे हो कि कोई चीज़ साबित होने से पहले, ये एस्टैब्लिश होने से पहले कि किसी ने फ्रॉड किया है, कोई टैक्स पेयर नहीं है, तो फिर उसके ऊपर वो कार्रवाई हो, उससे पहले ना हो। जी शहजाद साहब, तो अगेन मैं एट द रिस्क ऑफ रेपिटेशन, अभी तो जी एक डिस्क्रेशन है असिस्टेंट कमिश्नर के पास मौजूद कि वो खुद ही एक नतीजे में पहुंच के गिरफ्तार कर लें। तो उसके खिलाफ तो हमने सेफ गार्ड इसलिए ही फराम किए ताकि वो ये ना कर सके, और एक प्रोसेस के तहत पहले इंक्वायरी हो, फिर इन्वेस्टिगेशन हो, और फिर उसके बाद कहीं कोई अरेस्ट का अमल हो तो एक शख्स की, कमिश्नर की इजाज़त के बगैर वो अमल में ना आ सके। इसी तरह के फेयर्स हम एड्रेस करना चाह रहे हैं जी, और ताकि इन्फोर्समेंट और लिबर्टीज़ के दरमियान एक तवाज़ुन रहे। सही बिलाल साहब, इसके अलावा एक और मामला था सैलरी क्लास पर टैक्स के हवाले से, और हमने देखा कि एक मामूली से इजाफा किया गया। एफबीआर खुद कह रहा है कि देखिए, हमने सिग्नलिंग की है कि आइंदा आने वाले सालों में भी सैलरी क्लास को मजीद रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक मामला इसमें जो आया था कि जो 12 लाख रुपए सालाना यानी कि महीना के लाख रुपए कमाते हैं, उस पर तो एफबीआर भी इत्तेफाक, उस पर तो IMF भी इत्तेफाक कर चुका था हुकूमत से कि उनका टैक्स 5% से कम करके 1% किया जाएगा। लेकिन फिर कमेटी में शायद आपने ही ये बताया कि इसको हमने बढ़ा के 2.5% कर दिया है, क्योंकि हुकूमत ने यह फैसला किया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 6% इजाफा नहीं 10% होना चाहिए। तो वो 4% का गैप पूरा करने के लिए जो तनख्वाहदार तबका है उस पर जो 1% पे IMF भी मान गया था, उसको बढ़ा के 2.5% किया गया। ये क्यों किया गया है सर?
देखिए, एक तो शहजाद साहब ओवर आर्चिंग चीज़ ज़रूरी है जी कि सैलरीड इस बजट के अंदर सैलरीड क्लास के लिए, चाहे आप माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह कमाने वाले हों, आप 1 लाख वाले हों, 1.5, 2, 3, 4, 5, आप कोई भी जो सैलरीड क्लास में तबका है उसको इस साल टैक्स में रिलीफ मिलेगा। उस यकीनन जो अमाउंट है वो वेरी करेगी, मगर ये मेन बात है जो मेरे ख्याल से आपके नाजरीन को पता होनी चाहिए कि जो भी तनख्वाहदार तबके में किसी भी तनख्वाह कमाने वाले हैं उसको उनको टैक्स में कटौती नज़र आएगी। क्या उस हद तक कटौती है जिस हद तक हम खुद चाहते हैं करना? यकीनन उस हद तक नहीं है, मगर हम जितना चादर देख कर पाँव फैलाते हुए फिस्कल स्पेस को करते हुए कर सकते थे वो हमने की। दूसरी, आपने बिल्कुल हमारे एक मेंशन किया कि 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हमने टैक्स सैलरीज में इजाफा किया है, जिसके अंदर मेजॉरिटी 1 से 16 ग्रेड के अफसरान हैं। 1 से 22 सबकी हुई है, मगर 1 से 16 ग्रेड के वो हैं। उसके अलावा 7% हमने पेंशन्स में भी इजाफा किया है, और सारी फिस्कल लिमिटेशंस के बावजूद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसके तहत 1 करोड़ मुफ्तहिक खानदानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मिलते हैं, उनका बजट भी इस साल हमने 592 देखिए जी, वी हैव ट्राइड टू बैलेंस ऑल दीस प्रायोरिटीज। लेकिन एक जब फैसला हो चुका था, फाइनेंस बिल में यह चीज आ चुकी थी कि जो 1 लाख रुपए माहाना कमाते हैं उनको 5% से टैक्स उनका 1% कर दिया जाएगा। फिर लास्ट मोमेंट ये फैसला काबीना का कि नहीं, क्योंकि हमें सरकारी मुलाजमीन को ज़्यादा रेज देना है, इसलिए अब उनको 1% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनका हम टैक्स 2.5% कर देते हैं। ये एडहॉक बेसिस पे फैसले एक उस तबके के लिए जो कि ऑलरेडी बहुत कम इनकम कमाता है, ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है। नहीं, देखिए, इसमें एक चीज़ शहजाद साहब बड़ी ज़रूरी है जी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए 6 से 12 लाख की जब हम बात करते हैं तो जो सालाना कमाते हैं, तो 12 लाख की आप मिसाल लीजिए, तो उसमें जो 12 लाख कमाने वाले पहले 6 लाख रुपए तो वैसे ही टैक्स से इस्तिस्ना है जी जी। जो उनके दूसरे 6 लाख हैं उसके ऊपर ये टैक्स लागू होता है। अब जो 2.5% का हो जाएगा, जो 5% का है, तो उनकी आधी इनकम पर तो वैसे ही टैक्स नहीं है। तो देखिए, जो बकिया इनकम जो है उसके ऊपर ये 5% से 2.5% की कमी है। जिस तरह कि मैंने आपसे पहले कहा कि देखिए, हमने इंश्योर करने की कोशिश की है कि हर तबके को टैक्स के अंदर रिलीफ भी मिले सैलरीड क्लास के, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी मुनासिब सतह तक बढ़ा सकें, जिसके अंदर ज़्यादातर लोग अगेन 1 से 16% वाले लोग हैं जिनके महदूद वसाइल होते हैं, महदूद तनख्वाहें होती हैं, पेंशन्स में भी इजाफा कर सकें। तो देखिए, हम आइंदा इंशाल्लाह ये जिस हद तक हमने हर स्लैब के अंदर कोशिश की है कि कमी करें। एक सवाल, शख्स को 1-2 स्लैब्स हैं हायर ब्रैकेट पे वो बराबर रहते हैं, मगर उनके भी ओवरऑल टैक्स में कमी आएगी। कोई भी तनख्वाहदार ऐसा शख्स नहीं है जिसको कमी महसूस नहीं होगी। हायर स्लैब्स में तो बहुत वो कमी नजर आएगी। हायर स्लैब्स में जो चौथा 5वां स्लैब है उसमें तो कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि उसमें आपने परसेंटेज चेंज नहीं की है, सिर्फ जो नीचे 3 स्लैब्स का फर्क आएगा वो उस पर ट्रांसलेट होगा, यानी कि 12-15 हज़ार रुपये का फर्क आ रहा है। जो वो लाखों में टैक्स देते हैं उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं, बल्कि करोड़ों में शायद टैक्स देते हैं, तो 15,000 रुपये का बेनिफिट उनको मिलेगा महीने का। अच्छा, एक सवाल अहम ये है कि जब देखिए बारी होती है सैलरीड क्लास को रिलीफ देने की, तो कहा जाता है कि हमने सिग्नलिंग की, आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं रिटेलर्स, होलसेलर्स पे टैक्स उस तेज़ी से नहीं बढ़ाया जाता। एग्रीकल्चर से कितना इनकम टैक्स हम जनरेट करेंगे इस साल, बजट इज साइलेंट अबाउट इट। फिर एक अहम बात यह कि जब आपने स्पीकर या चेयरमैन की तनख्वाह को बढ़ाना होता है तो वो उनको आप सिग्नल नहीं देते, आप एक साथ 5 गुना बढ़ा देते हैं। क्या वजह है इसकी? कि देखिए, सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स तो प्राइमरली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। रिटेलर्स के ऊपर देखिए हरगिज़ भी टैक्स का जो मामला है वो रेट का मसला नहीं है, वो इन्फोर्समेंट का मसला है। इस साल हमने रजिस्ट्रेशंस डबल की हैं, कलेक्शन भी बढ़ाई है, और हम उसके ऊपर बिल्कुल इत्तफाक करते हैं इस बात से कि सैलरीड क्लास हैज़ बीन पेइंग मोर देन देयर फेयर शेयर, एंड इट्स अबाउट टाइम कि चाहे वो रिटेल हो चाहे और सेक्टर्स हों, वो अपना फेयर शेयर अदा करें। मगर दैट इज़ प्राइमरली एन इन्फोर्समेंट इशू, उसका मामला रेट का नहीं है। मगर इसका और हम इस बात पे बिल्कुल वी आर कमिटेड कि हमने उनसे टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है, और वो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस साल भी एफबीआर की इन्फोर्समेंट की ही कारकर्दगी की बुनियाद पर हमने अगले साल 389 बिलियन रखे हैं। IMF के साथ आप जानते हैं हम प्रोग्राम में, अगर हमारी इस साल की इन्फोर्समेंट की कारकर्दगी ना होती, अगर हमने टैक्स नेट की डीपनिंग ना की होती इन्फोर्समेंट के नतीजे में, तो कभी भी IMF हमारे साथ 389 बिलियन के ये नंबर ना मानता, क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ। और इस दफ़ा इसके नतीजे में इसका फ़ायदा यह है कि जो नया टैक्स टारगेट हमने तय किया है उसमें 389 बिलियन की हद तक हमें नए रेवेन्यू मेजर्स नहीं लाने पड़े, क्योंकि हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर चेयरमैन और स्पीकर की तनख्वाह पे भी आ जाए, क्योंकि आपके अपने वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह बढ़ने पर ख्वाजा आसिफ ने शायद ये कहा है कि माली फाहशी है, ये
तो ये किस किस्म का सिग्नल दिया गया है कि वहाँ तो आप सिग्नल दे रहे हैं सैलरी क्लास को, लेकिन ठग करके आप एक शॉट में 5 गुना अगर तनख्वाह बढ़ा रहे हैं इन लोगों की, क्या वजह है इसकी? जी देखिए जी, मेरे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट इंटायरली अवेयर ऑफ व्हाट दैट इंक्रीज़ या कितना वो इजाफा है, मगर इसमें ज़रूर मैं ये कहूँगा कि साथ के ये ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि ये मेरे ख्याल से कोई 9 सालों से 10 सालों से फ्रोज़न रही हैं। तो आइडियली तो यही होना चाहिए कि जो भी सरकारी मुलाजमीन हों उसके तवाज़ुन के साथ ही पब्लिक ऑफिशियल्स जिस तरह बाकी हैं, पार्लियामेंटेरियंस हों, स्पीकर हों, उनके साथ साथ बढ़ते रहने चाहिए, मगर वो या उसी तवाज़ुन से उससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि जो भी पब्लिक ओवरऑल ऑफिशियल्स की इजाफे की मिकदार है। तो मेरा ख्याल से जी उसके नतीजे में ही एक चेंज ये तजवीज़ किया गया है, जो कि कोई 8-9 साल की मैं बता देता हूँ, मगर टू बी ऑनेस्ट आपके पास आप कह रहे हैं ओवरऑल वो चेंज कितना है। मेरे इल्म में मैं आपको बता देता हूँ 2016 के बाद ये चेंज हुआ है। उससे पहले उनकी तनख्वाह 2-2.25 लाख होती थी और उसमें अब इजाफा करके शायद 13 लाख कर दिया, अलाउंसेस प्लस है, यानी कि 5 टाइम्स इजाफा। अगर आप 10 साल में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से भी उनको इजाफा देते ना, तो शायद वो 2.25 लाख से 4.5 लाख के पास आते, 13 लाख तक नहीं आते। क्योंकि आपने कहा आपके पास फिगर्स नहीं है, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, क्योंकि वजीर खजाना ने भी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का कहा था, तो 10% भी लगा ले पिछले 10 साल में, इतना फर्क आता है, उससे कई ज़्यादा इजाफा दिया गया है। जी देखिए शहजाद साहब, बात यह है कि ओवरऑल हुकूमत ने अपने अखराजात इस साल काबू किए हैं जी। हुकूमत ने अपने प्राइमरी बैलेंस के अहदाफ पूरे किए हैं। मुझे याद है जी, पिछले साल जब हमने बजट पेश किया था तो कहा गया था कि इस साल ये तो बड़ा अनरियलिस्टिक बजट है, ये तो मिनी बजट किए बगैर ये पूरा ही नहीं कर सकेंगे। ना कोई मिनी बजट हुआ, ना हमने कोई एडिशनल टैक्सेस लगाए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अहदाफ भी पूरे किए प्राइमरी बैलेंस के, फिस्कल बैलेंस। दिस इज नॉट ट्रू। सिविल गवर्नमेंट के अखराजात में जारियत के दौरान भी 17% का इजाफा है। सिविल गवर्नमेंट के जो अखराजात है, सिविल गवर्नमेंट रनिंग एक्सपेंसेस में, टोटल करंट एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें 17% का इजाफा है, जबकि तनख्वाह में 10% का इजाफा किया गया है, यानी कि उस क्वांटम से ज्यादा है। मैंने आपसे ओवरऑल नहीं, देखिए सिविल उसके अंदर सिर्फ आपकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, चूँकि अब आप शहजाद साहब अगर पिक एंड चूज़ करेंगे सर्टन हेड्स तो फिर तो एक अलग बात है जी। मैं इस साल में हमने पेंशन्स के अखराजात में भी बजट से कम अखराजात किए, हमने सब्सिडीज़ की मद में भी रिडक्शन की, हमने जो मार्कअप इंटरेस्ट एक्सपेंस, हमने चूँकि महंगाई इस साल काबू की, तो जो 12% एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन थी वो 4.7% इस साल की एवरेज रही, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट भी 22% से 11% पर आया, और हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो 9,800 अरब रुपये बजटेड के बजाय 8,900 अरब रुपये पर रुका, और अगले साल हम 8,200 अरब रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अपने अखराजात काबू किए, और इसीलिए हमने अपने अहदाफ भी पूरे किए, प्राइमरी बैलेंस के भी, फिस्कल बैलेंस के भी, और इंशाल्लाह आप आइंदा साल में भी देखेंगे कि हम इसी तरह अपनी क्रेडिबिलिटी रखेंगे, और इंशाल्लाह ये बजट भी आपको इसी तरह क्रेडिबल नजर आएगा। ये बात दुरुस्त है कि पिछले 2 साल में हमने प्राइमरी सरप्लस जो है टारगेट से ज़्यादा अचीव किया है। IMF प्राइमरी सरप्लस का ही टारगेट देता है, ये बात दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बिलाल स्टेट फाइनेंस।